नमस्कार साथियों, मैं सवाई सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम एनवीरा प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं महा मैराथन क्लास जो इंडिया और राजस्थान जीके से रिलेटेड है। साथ ही आपको ये निश्चित तौर पर हेल्प करेगी कंपटीशन बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। और इनमें ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आज पुट हुए हैं ये राजस्थानी लोक कला, साहित्य, इतिहास और भारतीय इतिहास से सवाल पुट होने वाले हैं आपके सामने। और निश्चित तौर पर एक सवाल जो है ये चेस करेगा 20 से 25 क्वेश्चन। तो एक सवाल के अंदर हमें 20 से 25 क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो ये मैराथन क्लास जो है साथियों आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत ही सौभाग्यशाली होने वाली है, भाग्यशाली होने वाली है। और अपनी जो संपूर्ण तैयारी है पिछले 3 या 4 मास की, उसमें चांद लगाने वाली तैयारी ये कहलाएगी। साथियों, यह जो मैराथन, महा मैराथन इंडिया और जीके की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसके अंदर जो पहला सवाल निकलकर सामने आ रहा है वो राजस्थानी लोक कला संस्कृति से पूछा जा रहा है और राजस्थानी साहित्य से यह पहला क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन राजस्थानी साहित्य से निकला है। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रख रहा हूं, राजस्थान की कुछ रचनाएं जैसे आबे पटकी, शबड़का, प्रन्योड़ी कुंवारी, एक बींदनी दो बींद, तलवार गमगी, रेवास। पुनः एक बार वापस सुनिए आप कि आबे पटकी, सबड़का, प्रन्योड़ी कुंवारी, एक बींदनी दो बींद, तलवार गमगी और रेवास आदि जो रचनाएं हैं राजस्थान के किस साहित्यकार जिसकी रचनाएं गद्य रचनाएं हैं, किस साहित्यकार ने लिखी हैं? 4 विकल्प के माध्यम से आपको इसका सही सटीक आंसर देना है। वापस पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं कि आबे पटकी, प्रन्योड़ी कुंवारी, एक बींदनी दो बींद, तलवार गमगी, रेवास नाम की आदि जो ये रचनाएं हैं ये किस साहित्यकार के द्वारा रचित की गई हैं? इनमें जो आपको विकल्प मिल रहे हैं साथियों, पहला विकल्प है आपके श्रीलाल नथमल जोशी, विकल्प ए। विकल्प बी रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, विकल्प सी यागवेंद्र शर्मा जिन्हें चंद्र के नाम से भी उपाधि दी गई है, साहित्य में इन्हें चंद्र कहकर भी इनकी उपमा दी जाती है। और अंतिम जो ऑप्शन है यह है आपके अन्नाराम सुदामा। इस क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प आपको ऑलरेडी मिल गए। पहला नथमल जोशी, दूसरा रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, तीसरा है आपके यागवेंद्र शर्मा और चौथा जो ऑप्शन मिला है यह मिला है आपके अन्नाराम सुदामा। और इस क्वेश्चन के लिए जो सही सटीक आंसर जो आपके लिए निकल कर आ रहा है पहले क्वेश्चन के लिए वो है आपके श्रीलाल नथमल जोशी। श्रीलाल नथमल जोशी जो हैं इन्होंने यह रचनाएं लिखी है जिसमें आबे पटकी, सबड़का, प्रन्योड़ी कुंवारी, एक बींदनी दो बींद, तलवार गमगी और एक रेवास आदि रचनाएं जो गद्यांश के रूप में की गई हैं उसके लेखक हैं श्रीलाल नथमल जोशी, जिन्होंने ये बहुत ही ऐतिहासिक प्रक जो राजस्थानी साहित्य की एक ख्याति बताई जाती है जिनकी रचना की है। अब इस क्वेश्चन को हम मद्देनजर रखते हुए जो 3 ऑप्शन और अपने लिए एक्स्ट्रा आए हैं उनकी भी सविस्तार जानकारी ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की। तो रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जो हैं इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1984 ईस्वी को, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में 1984 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। किससे? पद्मश्री से नवाजा गया है रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को। और अगर बात करें इनकी रचनाओं की तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने जो रचनाएं लिखी हैं साथियों, इनमें पहली रचना बगड़ावत लोक कथा, बगड़ावत लोक गाथा या लोक कथा, बगड़ावत लोक कथा जो रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जी की एक अप्रितम साहित्य की देन बताई जाती है। बगड़ावत लोक कथा के अंदर आपके 24 बगड़ावतों की कथा का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है जिनके पिता बताए जाते हैं बागजी। बागजी जो हैं इनका जो शरीर है, सिर था शेर का और जो बाकी शरीर बताया जाता वो मनुष्य का बताया जाता है। इसके कारण इन्हें बागजी नाम मिला था। बागजी जाने रानियां जाने चावा पुत्र 24, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो राजा बताया जाता है वो सवाई भोज बताया जाता है। सवाई भोज इन बगड़ावत अर्थात 24 बगड़ावतों में सबसे प्रसिद्ध रहा था जिनका जिक्र
मालवा क्षेत्र से भी बताया जाता है। गोचर और इनके जो गुरु का है, गुरु का भी ऐतिहासिक विवरण हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। सविस्तार बगड़ावत जो लोक गाथा है, इसमें सविस्तार एक प्रणय गाथा, प्रेम गाथा, प्रेम प्रसंग का वर्णन हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। तो पहली रचना होगी रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की बगड़ावत लोक गाथा। इनके अलावा दूसरी जो इनकी एक और रचना है जिसका नाम है हुंकारो दोषा। हुंकारो दोषा राजस्थान के अंदर मनोरंजन एंटरटेनमेंट का एक ही प्राचीन काल में जरिया था, वो तो कथा कहानी। और कथा कहानियां जो बड़े बुजुर्ग जो होते थे बालकों को अपने पास में बिठाकर जो कहानियां कहते थे, और कहानी जो रोचक तरीके से आगे बढ़ती थी वो किसके साथ में, हुंकारे के साथ में आगे बढ़ती थी। तो हुंकारो दोषा ये रचना किसकी, रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की। अगली जो रचना बताई जाती है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की वो है आपके टाबरारी बाता। टाबरारी बाता, टाबरारी बाता लिखना का जो लिखने वाली जो प्रमुख साहित्यकार बताए जाते हैं रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। अगली जो रचना बताई जाती है उसका नाम है बागो भारमली। बागो भारमली, बागो भारमली भी एक रचना बताई जाती है रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की। और एक और प्रसिद्ध रचना जो देखने को मिलती है रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की वो है आपके पाबूजी री बात। पाबूजी री बात, पाबूजी री बात भी रचना किसके द्वारा लिखी गई है, रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की। पाबूजी बुंडेल की ऐतिहासिक जो जानकारी है वो हमें किसमें पढ़ने को मिलती है, रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के जो साहित्य हैं उनके अंदर हमें ये चीज पढ़ने को मिलती है। पाबूजी, पाबूजी का नाम राजस्थान के लोक देवताओं के अंदर बड़े जिक्र और फक्र के साथ में लिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सी ऑप्शन। पहला ऑप्शन नतमल जोशी, हमने इनकी साहित्यिक रचनाएं पूरी क्लियर पढ़ ली है। उसके बाद में रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जिनकी साहित्यिक रचनाएं आपके सम्मुख हैं। अब हम बात कर लेते हैं याज्ञवेंद्र शर्मा जी के बारे में। याज्ञवेंद्र शर्मा जो हैं इन्हें उपनाम चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, चंद्र के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि याज्ञवेंद्र शर्मा जो हैं इन्हें क्यों ये इतने प्रसिद्ध क्यों हैं, क्योंकि इन्हें जो पुरस्कार मिला है वो आपके साहित्य पुरस्कार के नाम से भी इनको नवाजा गया है। साहित्य पुरस्कार, इनकी रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार से भी नवाजा गया, साहित्य पुरस्कार से भी नवाजा गया। याज्ञवेंद्र शर्मा उर्फ चंद्र जो बताए जाते हैं इनकी प्रमुख जो रचनाएं हमें देखने को मिलती है, लेकिन अगर पूछ ले साहित्यिक पुरस्कार उन्हें किस रचना के लिए मिला है तो उसका नाम है जमारो। जमारो जावेली डूब अर्थात जीवन का सार जमारो कहलाता है, जिंदगी जमारो कहलाता है। और ये कथा संग्रह बताया जाता है। क्या बताया जाता है, कथा संग्रह बताया जाता है याज्ञवेंद्र शर्मा का, जिनके कारण इन्हें साहित्य पुरस्कार के से नवाजा गया। और इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो पहली रचना है आपके जोग संजोग। जोग संजोग इनकी रचना बताई जाती है। रचना के साथ में और जो रचना हमें देखने को मिलती है याज्ञवेंद्र शर्मा की वो है आपके चांदा सेठानी। चांदा सेठानी भी इनकी एक अप्रतिम रचना देखने को मिलती है राजस्थानी साहित्य में। और उसके बाद में एक और रचना जो बहुत ही प्रसिद्ध कई बार पूछी गई है, हूं गोरी किण पिवरी। हूं गोरी किण पिवरी, हूं गोरी किण पिवरी, ये भी रचना इनकी बहुत ही प्रसिद्ध बताई जाती है राजस्थानी साहित्य के अंदर। आगे बढ़ते हैं, इनकी एक और नाटक भी हमें देखने को मिलता है। नाटक जो प्रसिद्ध हुआ है याज्ञवेंद्र शर्मा का, उनका नाम है आपके, नाटक बताया जाता है तासरोगर। क्या नाम है नाटक का, तासरोगर बताया जाता है। और एक नाटक और बताया जाता है महाराज शेख चिल्ली। महाराज शेख चिल्ली, महाराज शेख चिल्ली के नाम से भी प्रसिद्ध इनका एक नाम नाटक देखने को मिलता है। याज्ञवेंद्र शर्मा जिनके साहित्य क्षेत्र में साहित्यिक पुरस्कार से भी नवाजा गया है जमारो के लिए। जमारो इनकी एक कथा संग्रह बताया जाता है। इनकी अन्य रचनाएं जैसे जोग संजोग, चांदा सेठानी, हूं गोरी की पिवरी और अन्य जो नाटक हमें देखने को मिलते हैं जिनमें तासरोगर
और महाराज शेख चिल्ली नामक नाटक इनके बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध रहे हैं राजस्थान साहित्य की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अंतिम जो विकल्प इस क्वेश्चन के लिए सामने आया था, नाम है साहित्यकार का अन्नाराम सुदामा। तो अन्नाराम सुदामा जो हैं, इनका साहित्य के क्षेत्र में किस प्रकार नाम है, कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी, इनके बारे में जिक्र हम पढ़ लेते हैं। अन्नाराम सुदामा जो हैं, इनकी प्रमुख जो रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, रचनाएं इनमें पिरोड़ में कुत्ती ब्याई, पिरोड़ में कुत्ती ब्याई, पिरोड़ में कुत्ती बाई, ये लगभग 3 से 4 बीएसटीसी कंपटीशन और राजस्थान पुलिस के अंदर ये सवाल पूछा गया कि पिरोड़ में कुत्ती ब्याई किस राजस्थानी साहित्यकार की रचना बताई जाती है, तो नाम आता है अन्नाराम सुदामा। इन्हें सुदामा उपनाम के नाम से भी जाना जाता है। अन्य रचना जो देखने को मिलती हैं वो दूसरी है आपके दूर दिसावर भी इनकी एक रचना देखने को मिलती है। साथ में एक और रचना प्रसिद्ध हुई थी, आंधे ने आंख्या, ये किसकी रचना देखने को मिलती है, तो नाम अन्नाराम सुदामा, बड़े जिक्र के साथ में, फख्र के साथ में इनका नाम लिया जाता है। एक और अंतिम रचना जो इनकी देखने को मिलती है वो है आपके मेघती काया मुड़कती धरती, मेघती काया मुड़कती धरती, मेघती काया मुड़कती धरती किसकी रचना बताई जाती है, तो अन्नाराम सुदामा की ये रचनाएं हमें देखने को मिलती है। तो साथियों, अपनी महा मैराथन क्लास फॉर बीएसटीसी एंड राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जो मैं लेकर आया हूं, उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है राजस्थानी साहित्य से लिया गया, वो हमने सॉल्व कर लिया विद डिटेल के साथ में इसको क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरे क्वेश्चन से भी आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके निकल कर सामने आने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस एनवीरा प्लेटफॉर्म पर कि इस मैराथन क्लास के जरिए आप बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की निरंतर जो 3 से 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, अगर ऐसे मैराथन क्लास को आपने ज्वाइन किया या फिर एनवीरा एजुकेशन को आपने सब्सक्राइब किया, तो आपकी जो संपूर्ण जिज्ञासाएं हैं उनको शांत किया जाएगा। साथ में आपकी जो संपूर्ण तैयारी है उसको आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि मैं अब सही जगह पर हूं, मैं एक अच्छे कंपटीशन को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन जो निकलकर सामने आ रहा है इस मैराथन क्लास के जरिए, दूसरा क्वेश्चन जो है यह हमने लिया है संत संप्रदाय से। किससे? संत संप्रदाय। राजस्थान लोक कला संस्कृति के अंदर जो संत संप्रदाय हमें पढ़ने को मिलता है, इससे ये क्वेश्चन लिया गया है राजस्थान संत संप्रदाय से। किससे क्वेश्चन निकल कर आ रहा है सामने आपके? संत संप्रदाय। संत संप्रदाय से क्वेश्चन निकलकर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, राजस्थान के वे संत जिन्होंने राजस्थान के वे संत जिन्होंने हिंदू मुस्लिम समन्वय, हिंदू मुस्लिम समन्वय, हिंदू मुस्लिम मेल जोल, हिंदू मुस्लिम समन्वय के लिए उपासना पर जोर दिया। हिंदू मुस्लिम समन्वय के लिए उपासना पर जोर दिया। हिंदू मुस्लिम समन्वय की उपासना पर जोर दिया। आपके सामने 4 विकल्प रखे जा रहे हैं। पहला जो विकल्प आपके सामने आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, वो है आपके संत पीपा। संत पीपा जो ऑक्शन के नजरिए से आपके सामने आया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए जो आपके सामने आ रहा है वो है आपके वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी के अंदर इस क्वेश्चन के लिए जो आपके विकल्प आ रहा है वो है आपके चरणदास जी। और ऑप्शन डी जो आपके सामने सम्मुख रखा जा रहा है वो है आपके दरियाव जी महाराज।
विकल्प सामने रखे जा चुके हैं। वापस क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं साथियों कि संत संप्रदाय से जो क्वेश्चन निकला है, क्वेश्चन इस प्रकार कि राजस्थान के वे संत जिन्होंने हिंदू मुस्लिम समन्वय मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए उपासना पर अडिग रहे, उनका नाम आपको इस विकल्प में से सही चुनना है। तो ये जो क्वेश्चन है साथियों, इसके लिए जो सही विकल्प निकलकर अपने लिए सामने आ रहा है उसका नाम बताया जाता है दरियाव जी महाराज। क्या नाम बताया जाता है? दरियाव जी महाराज जो है इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प, सटीक विकल्प जो सामने आ रहा है। अब हिंदू मुस्लिम को समन्वय को आगे बढ़ाने के लिए, मेल जोल को, तालमेल को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने राम शब्द का उच्चारण जारी रखा। और राम शब्द जो है इसमें र से राम, म से मोहम्मद, र से राम, म से मोहम्मद की भी इन्होंने उपासना की, जिसके कारण इन्हें हिंदू भी मानते हैं और इन्हें मुस्लिम भी मानते हैं। अगर लोक देवता का जिक्र आए तो नाम रामदेव जी कहलाता है। संत संप्रदाय से क्वेश्चन निकला है तो ऑप्शन डी जो है यहां पर क्लियर हो रहा है कि अगर बात करें दरियाव जी महाराज की तो दरियाव जी महाराज कि दरियाव जी महाराज किस मुगल बादशाह के समकालीन बताए जाते हैं, तो इनका जो समकालीन समय हमें देखने को मिलता है वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर के समकालीन बताए जाते हैं दरियाव जी महाराज। और अगर पूछ ले कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो जन्म इनका बताया जाता है 1676 ईस्वी जेतारण में। 1676 ईस्वी जेतारण में इनका जन्म बताया जाता है जन्माष्टमी के दिन। किसके दिन? जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हमें देखने को मिलता है। और अगर पूछ ले साथियों इनके गुरु का नाम, तो गुरु का नाम बताया जाता है प्रेमदास जी। क्या नाम? प्रेमदास जी इनके गुरु का नाम बताया जाता है। और अगर पूछ ले कि इनकी प्रमुख खंडपीठ या पीठ कहां पर स्थित है, तो इनकी प्रमुख जो गुरु भक्ति की पीठ बताई जाती है वो बताई जाती है रेण। रेण कहां पर पड़ता है? तो रेण पड़ता है नागौर के अंदर। कहां पड़ता है? नागौर के अंदर। अब दरियाव जी धाम, दरियाव महाराज की जो रेण, जो धाम बताई जाती है रेण, रेण के प्रमुख पीठाधिकारी कौन बताए जाते हैं? पीठाधीश्वर संत जो प्रमुख रूप से बताए जाते हैं उनका नाम बताया जाता है हरिनारायण शास्त्री। हरिनारायण शास्त्री, हरिनारायण शास्त्री जो आधुनिक अभी 8 प्रेजेंट टाइम में रेण जो दरियाव धाम जो है पीठासीन बताए जाते हैं। और इसकी खास बात यह है कि नागौर का सबसे प्रसिद्ध गौशाला जो है वो रेण के अंदर ही देखने को मिलता है। दरियाव धाम इसे फॉलोअर्स करते हैं। अगर पूछ ले राजस्थान का सबसे बड़ा गौशाला कहाँ स्थित है, तो नाम है पतमेड़ा गौशाला। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है दरियाव जी महाराज की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी हमने प्राप्त कर ली। रक्षाबंधन के दिन यह जो दरियाव धाम है यहाँ पर तालाब के अंदर चांदी की ईंट को तैराया जाता है। किसकी ईंट को? चांदी की ईंट को तैराया जाता है दरियाव धाम पर। और यहाँ पर अलौकिक जो ज्योत है वो जगमग निरंतर प्राचीन काल से लगातार जलती आ रही हैं। और इसके प्रमुख जो प्रणेता बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं दरियाव जी महाराज। क्या नाम? दरियाव जी महाराज के नाम से इन्हें जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमने इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है उसकी सविस्तार जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम बात कर लेते हैं चरणदास जी के बारे में। हर एक जो सॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पर उसको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट्स के रूप में जरूर संजो कर रखना, क्योंकि सवाल इनमें से ही निकलकर अक्सर आपके पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं चरणदास जी के बारे में। चरणदास जी जो हैं इनका जन्म हमें देखने को मिलता है 1703 ईस्वी। जगह का नाम डेहरा। और डेहरा कहां पर पड़ता है? यह डेहरा पड़ता है आपके अलवर। अलवर भरतपुर को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहां पर बड़े पैमाने पर मेवाती बोली जाती हैं। तो चरणदास जी की ऐतिहासिक जानकारी हम ले रहे हैं। और अगर इनका मूल नाम हम देखें, मूल नाम किनका?
चरणदास जी का मूल नाम अगर हम देखें तो मूल नाम इनका चरणदास जी हमें देखने को मिलता है, और इन्होंने जो संत संप्रदाय आगे बढ़ाया है उसे चरणदासी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। चरणदासी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और चरणदासी संप्रदाय के अंदर कुल रूल्स 2 देखने को मिलते हैं। रूल्स यानी जो नियमावली या नियम देखने को मिलते हैं। टोटल कितने बताए जाते हैं? कई बार ये सवाल पूछा गया है। चरणदासी जो लोग हैं ये 42 नियम मानते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिखूं, मैं बता दूं, विष्णु संप्रदाय 20 + 9 29 ये 29 नियमों को मानते हैं। इसके कारण इनका शब्द उच्चारण भी 29 धर्म जिंदाबाद के नाम से भी ये बोलते हैं। तो चरणदासी संप्रदाय जो फॉलोअर्स हैं ये 42 नियमों को फॉलो करते हैं। कितने नियम? 42 नियमों को मानने वाले हैं। और नोट बनाकर ये बात जरूर लिखना, चरणदासी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें सगुण प्लस निर्गुण, सगुण प्लस निर्गुण इन दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। किसके अंदर? भक्ति के अंदर। सगुण और निर्गुण दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। किसके अंदर? चरणदासी संप्रदाय के अंदर। राजस्थान या भारत के अंदर अगर भक्ति सूफी परंपरा की बात करें तो भक्ति काल 2 भागों में वर्गीकृत है, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के अंदर जितने भी संत हुए हैं मान, इन्होंने अकाल पुरुष अनंत अनादि पर ब्रह्म की पूजा करते हैं। किसी भी ईश्वर के आकार की वस्त्रों की पूजा ये नहीं करते हैं। और अगर बात करें सगुण भक्ति धारा की तो ईश्वर के आकार, ईश्वर के वस्त्र, ईश्वर के कद, ईश्वर के रूप आदि की पूजा करने वाले सगुण भक्ति धारा के प्रणेता बताए जाते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत हुए कबीरदास जी, जिनका जिक्र आपके सामने रख रहा हूं कि कबीरदास जी ने सगुण भक्ति धारा का सर्वदा हमेशा से विरोध किया है और अपने साहित्यों में लिखा है कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं चुनाई, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बेरा हुआ खुदाई। कि अगर अपने मन में अल्लाह ईश्वर है तो हम किसी भी टाइट कॉर्नर में बैठे रहेंगे तो हमारी अरदास जरूर सुन ली जाएंगी। और आपको इतना झूठा दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं चुनाई, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बेरा हुआ खुदाई। इतना जोर से बोबाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चरणदासी संप्रदाय से संबंधित ये हमने संपूर्ण डिटेल ले ली है। अब हम बात कर लेते हैं आगे वल्लभाचार्य के बारे में। किसके बारे में? वल्लभाचार्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। वल्लभाचार्य जो हैं किस भगवान को मानने वाले थे, इनका जुड़ाव कहाँ से बताया जाता है, या वल्लभाचार्य जो हैं यह किस मत को मानते हैं धर्म के अंदर, तो यह वैष्णव धर्म के अनुयायी क्या बताए जाते हैं? अनुयायी बताए जाते हैं। और धर्म के मामले में इनका शब्दोच्चारण जो देखने को मिलता है श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम अर्थात मैं श्री कृष्ण की शरण में हूं, ऐसा इनका उच्चारण हमें देखने को मिलता है। और इनकी अगर राजस्थान में प्रमुख पीठ की बात करें वो कहाँ स्थित है, तो प्रमुख पीठ बताई जाती है इनकी नाथ द्वारा किस जिले में पड़ता है, तो जिले का नाम बताया जाता है राजसमंद नाथ द्वारा है। जो ये किस नदी के किनारे बताया जाता है, तो नदी का नाम बताया जाता है बनास। और नाथ द्वारा के अंदर जो ये वैष्णव वल्लभाचार्य की प्रमुख जो पीठ है ये किस गांव के अंदर बताई जाती हैं, तो गांव का नाम है शिहाड़ गांव। कंफर्म है साथियों, एक क्वेश्चन से लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आपके क्लियर होने जा रहे हैं। हर एक शब्द जो यहाँ पर पुट हुआ है वो आपके लिए एक सवाल पैदा कर सकता है, और सवाल जो है वो गहराई के साथ में अगर हम इनको कंटेस्ट करेंगे तो आगे जाकर हमारे लिए जो जितने भी बड़े बड़े कंपटीशन हैं उनके अंदर हम सफलता निश्चित तौर पर पाने वाले हैं। और यह 1 से सवा घंटे की जो क्लास है आपको निश्चित तौर पर लगेगा कि मेरे पिछले जितने समय से जो हम तैयारी
तैयारी कर रहे हैं आ रहे हैं उनसे रिलेटेड है, और उसके अंदर ही हमारा जो प्रैक्टिस का दौर जो है ये इस मैराथन क्लास से ही निश्चित तौर पर खरा उतर रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, वल्लभाचार्य के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इनकी खास बात ये बताई जाती है, वल्लभाचार्य जो वैष्णव धर्म के अनुयायी बताए जाते हैं, वल्लभाचार्य इनका जो मंदिर बताया जाता है नाथ द्वारा या फिर इसके जितने भी मानने वाले जो मंदिर है, मंदिर में प्रतिदिन 8 बार स्तुति या 8 बार पूजा की जाती है। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की मंदिर में 8 बार पूजा की जाती है। और अगर पूछ ले राजस्थान का वह कौन सा रियासत बताया जाता है जहाँ के शासक ने वल्लभाचार्य के इस मत को अंगीकार किया था, अपनाया था, तो एक जगह का नाम जिक्र सामने आता है किशनगढ़। किशनगढ़ जो है, यह किशनगढ़ जो बताए जाते हैं, यहाँ के एक प्रमुख शासक हुए थे जिसका नाम बताया जाता है सावंत सिंह। सावंत सिंह ने कृष्ण भक्ति को अपनाते हुए अपना नाम रख लिया नागरीदास और इस मत को बढ़ावा दिया। ये डिटेल अपने सामने आ रही है वल्लभाचार्य की। आगे बढ़ते हैं, संत संप्रदाय जो क्वेश्चन निकला है, पुट हुआ आपके सामने। ए ऑप्शन संत पीपा के बारे में जो डिटेल हमें पढ़नी है कि पीपा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, किस जिले के अंदर इनका जन्म बताया जाता है, जो जगह बताई जाती है वो किसके लिए प्रसिद्ध बताई जाती है, इनसे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं। तो संत पीपा जी की डिटेल जो ऐतिहासिक डिटेल है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। संत पीपा जो है इनका जन्म जो हमें देखने को मिलता है, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ऐसे क्वेश्चन इनसे अक्सर पुट होते हैं। तो इनका जन्म 1425 ईस्वी के अंदर इनका जन्म बताया जाता है गागरेन पड़ता है आपके झालावाड़ के अंदर इनका जन्म बताया जाता है। अगर पूछ ले कि संत पीपा जी का बचपन का नाम क्या बताया जाता है, तो बचपन का इनका जो नाम राजकुमार प्रताप सिंह इनका बचपन का नाम हमें देखने को मिलता है। और इन्होंने जो दीक्षा ली है, दीक्षा देने वाले प्रमुख संत कौन बताए जाते हैं और दीक्षा किन से ली है, तो नाम आता है रामानंद जी से इन्होंने दीक्षा ली। और किस धर्म के फॉलोअर्स बने हैं, किस मत संप्रदाय को मानने वाले थे, तो निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाले बताए जाते हैं। किस भक्ति धारा को? निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाले बताए जाते हैं संत पीपा जी। और इनके बारे में डिटेल कि राजस्थान के अंदर कौन सा जाति समुदाय इनको अपना आराध्य देव मानता है, तो जाति का नाम बताया जाता है दर्जी समुदाय के आराध्य देव। दर्जी समुदाय के यह आराध्य देवता के रूप में देखने को मिलते हैं। और अगर पूछ ले कि संत पीपा जी का मेला कहाँ भरता है, तो जगह का नाम देखने को मिलता है समदड़ी, और समदड़ी हमें देखने को मिलता है बाड़मेर जिले के अंदर। तो साथियों, यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन इस महा मैराथन क्लास का पूर्ण हुआ, जो मद्देनजर रखते हुए BSTC और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो है यह राजस्थान की बोलियों से संबंधित है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पुट हुआ है। यहाँ पर एक पुस्तक का नाम आपके सामने रखा जाएगा और रचनाकार का जिक्र आपको पढ़ने को मिलेगा, और इस क्वेश्चन के माध्यम से ही साथियों हम राजस्थान की प्रमुख बोलियों का भी ऐतिहासिक वर्णन पढ़ पाएंगे। तो यह जो क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ रहा है, क्वेश्चन है पुस्तक दी लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं। पुस्तक
द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यह पुस्तक का आपके सामने नाम आया है। और इस पुस्तक के प्रणेता रचनाकार कौन बताए जाते हैं? ऑक्शन के माध्यम से आप अपना IQ चेक कर सकते हो और मेरे बताने से पहले आप इसका सही सटीक आंसर भी निकाल सकते हो। साथियों, महामैराथन क्लास के अंदर अपना जो पूरा का पूरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने सम्मुख रख सकूं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो विकल्प बनता है, पहला विकल्प निकल कर आ रहा है प्रशिप ब्राउन। क्या नाम? प्रशिप ब्राउन, प्रशिप ब्राउन। और दूसरा जो विकल्प आपके सामने निकल कर सामने आ रहा है उसका नाम है विलियम विल्फ्रेड, विलियम विल्फ्रेड केब, विलियम विल्फ्रेड केब, ये दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प जो आपके सम्मुख रख, डॉक्टर अब्राहिम ग्रियर्सन, डॉक्टर अब्राहिम ग्रियर्सन तीसरा विकल्प सी के रूप में सामने आया है। अंतिम जो विकल्प इस क्वेश्चन के लिए आया है, नाम कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड इस क्वेश्चन के लिए अंतिम विकल्प आपके सामने रखा गया है। वापस पुनः रिपीट कर देता हूं कि पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख लेखक कौन बताए जाते हैं? पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन बताए जाते हैं? जिनमें भारत की प्रमुख बोलियां, भाषाओं का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है, राजस्थान की संपूर्ण बोलियों का वर्णन हमें इसमें पढ़ने को मिलता है, उप बोलियों की भी हम जरूर बात करेंगे। राजस्थान की जो बोलियां हैं ये कितने लोगों के द्वारा बोली जाती हैं और इसके बारे में भी महत्वपूर्ण हम बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्लियरेंस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर कौन सा है, तो आंसर सी इज क्लियर। सी क्लियर क्यों है? क्योंकि अब्राहिम ग्रियर्सन वह लेखक थे जिन्होंने पुस्तक लिखी है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा जो पुस्तक लिखी है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें राजस्थान की जो बोलियां हैं उनका भी वर्णन या जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं प्रशिप ब्राउन के बारे में। तो प्रशिप ब्राउन जो है यह स्थापत्य कला के बारे में अपने मत देने वाला प्रमुख यूरोपियन विद्वान बताया जाता है। फिर बात करें अगर विलियम विल्फ्रेड केब की, विलियम विल्फ्रेड केब जो बताए जाते हैं, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, पुस्तक जो लिखी है विलियम विल्फ्रेड केब ने, तो पुस्तक का हम आपके सामने नाम जो है ये ओरल रूप में मैं बता रहा हूं कि विलियम विल्फ्रेड केब ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम बताया जाता है द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट राजपुताना, हिंदू स्टेट ऑफ राजपुताना, द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपुताना। राजपुताने के अंदर जितने भी प्राचीन सिक्के हैं इनके ऊपर विश्लेषण सर्वेक्षण करने वाला प्रमुख बताया जाता है केब। और केब ने ये पुस्तक लिखी है 1893 ईस्वी में। कब लिखी? 1893 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी। और इसकी पुस्तक जो बताई जाती है वो बताई जाती है सिक्कों से संबंधित। किससे? सिक्कों से संबंधित इनकी पुस्तक हमें देखने को मिलती हैं। और आगे बढ़ते हैं हम, कर्नल जेम्स टोड सर्वेक्षण डायरेक्टर के तौर पर इनको नियुक्त किया गया था। कर्नल जेम्स टोड ने जो पुस्तक लिखी है दी एनल्स एंड द एंटिक्यूज ऑफ राजस्थान, इनमें सबसे ज्यादा किलों का वर्णन, किसका वर्णन? किलों यानी फोर्ट का वर्णन हमें किसमें पढ़ने को मिलता है? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक के अंदर पढ़ने को मिलता है। किले जो भी बने हैं इनके वर्गीकरण के बारे में, वर्गीकरण के साथ में हर एक किले की ऐतिहासिक जानकारी जो है कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनल्स एंड द एंटिक्यूज ऑफ राजस्थान में हमें पढ़ने को मिलती हैं। कर्नल जेम्स टोड जो है सर्वेक्षण के तौर पर जो काम करते थे, ये घोड़े के ऊपर सवार होकर हर एक किले की बड़ी जांच पड़ताल करते थे। इसके कारण इन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। किसके नाम से? घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन जो है हमने क्लियर कर लिया, लेकिन
डॉक्टर ग्रियर्सन जो हैं, इनकी संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी हमें अब पढ़नी है। ग्रियर्सन की जो जानकारी है या फिर राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, इनका वर्णन हम पढ़ लेते हैं। नाम आता है डॉक्टर ग्रियर्सन। डॉक्टर ग्रियर्सन जो हैं, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने पुस्तक लिखी है 1912 ईस्वी। पुस्तक का नाम क्या देखने को मिलता है? तो पुस्तक का नाम द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। पुस्तक की इन्होंने क्या की है? रचना की है। और ये जो पुस्तक है जिसका नाम द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें हमने क्या पढ़ने को मिलता है? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के भाग संख्या 8 में, भाग संख्या 8, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के भाग 8 में हमें क्या पढ़ने को मिलता है? तो राजस्थान की 5 बोलियों का जिक्र, राजस्थान की 5 बोलियों का जिक्र, राजस्थान की 5 बोलियों का जिक्र पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा बड़े रोचक तरीके से इनका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। 5 बोलियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहले बोली का नाम आता है मारवाड़ी। नंबर 2, दूसरी जो बोली हमें देखने को मिलती है वह है आपके अहीरवाटी। तीसरी जो बोली, अहीरवाटी, और इसे मेवाती भी कह सकते हो आप। तीसरी जो बोली वर्णित है इस पुस्तक के अंदर, नाम है आपके डोंडाड़ी। चौथी जो बोली बताई जाती है इस पुस्तक के अंदर वर्णित, उसका नाम है मालवी। मालवी बोली को एक और नाम मिला, इसे रांगड़ी भी कहते हैं। और अंतिम बोली जो इस पुस्तक में वर्णित है, इसका नाम है निम्बाड़ी बोली। आदि बोलियों का वर्णन बड़े रोचक तरीके से डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर किया गया कि अगर पूछ ले कि मारवाड़ी भाषा जो है राजस्थानी, मारवाड़ी बोली जो है ये राजस्थान में किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में ये बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं। अगर बात करें अहीरवाड़ी या मेवाती, तो क्षेत्र बताया जाता है पूर्वी राजस्थान। कौन सा? पूर्वी राजस्थान में बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं। और बात करें डोंडाड़ी की, तो मध्य पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान में ये बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं। बात करें मालवी और रांगड़ी, मालवी और रांगड़ी बोली जो है यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं। और स्पेशली दक्षिणी राजस्थान की जो बोली है इसे निम्बाड़ी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? निम्बाड़ी बोली के नाम से इसे जाना जाता है। तो बात कर लेते हैं बड़े पैमाने पर बोली जाने वाली भाषा मारवाड़ी भाषा के बारे में। सवाल सामने आपके आ रहे हैं मैराथन क्लास के जरिए। ये कई बार सवाल पूछे गए, जैसे मारवाड़ी जो बोली है ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहीरवाटी, मेवाती क्षेत्रीय बोली जो है कहाँ बोली जाती है? डोंडाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? इनके बारे में डिटेल बता देता हूँ कि अहीरवाटी, मेवाती किस क्षेत्र को कहते हैं? अलवर, भरतपुर, अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। डोंडार अर्थात जयपुर के इर्द गिर्द में प्राचीन एक नदी बहती थी, जिसके कारण जिस नदी का नाम बताया जाता है डूंड नदी। अब डूंड नदी के चारों तरफ जो बोली जाती है क्षेत्र के अंदर, उसे डोंडाड़ी कहते हैं। मालवी और रांगड़ी, मालवी अर्थात जिस क्षेत्र का जुड़ाव या फिर मध्य प्रदेश के मालवा से संबंध रखने वाले जितने भी क्षेत्र बताए जाते हैं वहां पर मालवी बोली का रूप हमें देखने को मिलता है। रांगड़ी बोली भी इसका एक रूप बताया जाता है। रांगड़ी अर्थात रांगड़ा राजपूतों के लिए शब्द बताया जाता है। जब सवाई भोज के द्वारा जब उसको 12 साल की माया मिल जाती है और पिता बाघ सिंह जी के द्वारा जब सवाई भोज को एक
भोज तैयार करने के लिए, एक पार्टी देने के लिए कहा जाता है, तब इनके आदेश से एक बहुत ही प्रसिद्ध वक्तव्य निकलकर सामने आता है कि बामण बाणिया खीर सू मदमास सू मुसलमान मद सू राजी रांगड़ा जो हंस हंस दे दे प्राण। रांगड़ा शब्द किसके लिए आया है? राजपूतों के लिए आया है। और निम्बाड़ी स्पेशली राजस्थान के दक्षिणी भाग में ये बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की बोलियों की या मारवाड़ी बोली की सविस्तार जानकारी ले लेते हैं। तो मारवाड़ी जो बोली है इसका सर्वप्रथम मारवाड़ी शब्द हमें किस ग्रंथ के अंदर पढ़ने को मिलता है, ये सवाल कई बार सामने आया है। तो स्पेशली मारवाड़ी से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं उनके बारे में हम डिक्लेरेंस कर लेते हैं। तो एक कवि बताए जाते हैं, कवि का नाम बताया जाता है कुशल लाभ। क्या नाम? कवि कुशल लाभ नाम आपने जरूर सुना होगा। और इनकी रचना जो हमें देखने को मिलती है नाम है पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि इनकी रचना देखने को मिलती है। पिंगल शिरोमणि जो इनकी रचना है इनमें मारवाड़ी शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है। मारवाड़ी शब्द जो है ये किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के अंदर देखने को मिलता है। और अगर मारवाड़ी जो बोली है इसका उत्पत्ति की बात करें, क्या बात करें? उत्पत्ति की बात करें मारवाड़ी बोली की, तो उत्पत्ति का समय जो हमें देखने को मिलता है वह ये बताया जाता है कि 1000 ईस्वी से लगाकर 16वीं सदी, 1000 ईस्वी से लगाकर 16वीं सदी के अंदर के दरमियान जो बोली, जिस बोली की उत्पत्ति बताई जाती है उसे मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो रूप देखने को मिलता है इसमें राजस्थानी और गुजराती दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है, जो समय 1000 ईस्वी से 16वीं ईस्वी के दरमियान भाषा में बोली जो हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर पूछ ले कि राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र विकास कब हुआ, यह भी सवाल कई बार पूछा गया, तो सदी का नाम बताया जाता है 17वीं सदी। कौन सी सदी? 17वीं सदी के अंदर आते आते राजस्थानी भाषा, किस भाषा का? राजस्थानी भाषा जो है का स्वतंत्र विकास, क्या हुआ? स्वतंत्र विकास हमें 17वीं सदी तक आते आते देखने को मिलती हैं। और अगर पूछ ले कि राजस्थानी भाषा की कुल कितनी बोलियां देखने को मिलती हैं, तो कुल बोलियां देखने को मिलती हैं 72 बोलियां राजस्थानी भाषा के अंदर बोली जाती हैं। और अगर पूछ ले कि मारवाड़ी जो भाषा है, मारवाड़ी बोली है, ये राजस्थान में कितने जनसंख्या के द्वारा बोली जाती हैं, तो लगभग इसका जो सही सटीक आंसर आता है 6 करोड़ लोगों द्वारा। कितने करोड़ लोगों द्वारा? 6 करोड़ लोगों के द्वारा मारवाड़ी जो बोली है इसे बोलने में लोगों के द्वारा प्रयुक्त में यह लाई जाती हैं। तो साथियों, हमने इस महामैराथन क्लास के जरिए 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो पुट हुए थे उनकी सविस्तार जानकारी हमने ले ली है। मैंने पहले बताया कि एक क्वेश्चन जो है ये आपके लिए लगभग 25 सवाल जोड़ता है। 25 सवाल जो आपके सामने आगे रखता है, प्रेजेंट करता है, और इनकी सविस्तार जानकारी मैंने आपके सम्मुख रख दी। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको देखने में जरूर इजी लगेगा, लेकिन इससे जो सवाल निकलेंगे वो आपके लिए बहुत ही रोचक होंगे, ये मेरा मानना है। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है कि राजस्थान का पालतू व विरासत पशु है। राजस्थान का पालतू व विरासत पशु है। विकल्प आपके सामने सम्मुख तैयार है। पहला विकल्प है घोड़ा, दूसरा विकल्प आपके सामने रखा जा रहा है, दूसरा विकल्प है गाय, तीसरा विकल्प आपके सामने रखा जा रहा है वो है ऊंट, और चौथा और अंतिम विकल्प आपके सामने आ रहा है वो है बकरी। बकरी के उपनाम भी जानेंगे हम, जैसे पदौड़ी, गौन, टाटिया,
ये बकरी के उपनाम है। तो वापस पुनः क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राजस्थान का पालतू और विरासत पशु कौन सा बताया जाता है। पालतू यानी पालने के साथ में उनकी रिकवरी कम होती जा रही है, तादाद कम होती जा रही है, जिसके कारण वो विरासत पशु कहलाता है। इन विकल्पों के माध्यम से आपको क्वेश्चन चुनना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही सटीक जो आंसर बताया जाता है ऑप्शन सी इज क्लियर, ऊंट। जानते हैं आप, लेकिन इस क्वेश्चन का सविस्तार हम जानकारी लेंगे तो राजस्थान का लाइव स्टॉक पशुपालन लगभग क्लियर हो जाएगा आपके। ध्यान से सुनना, हम ऊंट के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। तो ऊंट जो है, इनके बारे में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सम्मुख आपके सामने प्रेजेंट है, सुनिए आप। पशुगणना, पशुगणना किस राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है? पहला क्वेश्चन। पशुगणना 2012 के अनुसार, पशुगणना 2012 के अनुसार लगभग ऊंटों की संख्या में, किसकी? ऊंटों की संख्या 22% गिरावट आई है। अर्थात 22% टोटल ऊंटों की संख्या में क्या आई है? गिरावट आई है। इसके कारण राज्य सरकार ने ऊंट को विरासत पशु घोषित कर दिया, विरासत पशु बन गया है ऊंट। अब पशु गणना जो है ये किसके द्वारा की जाती है? तो पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार राजस्व मंडल अजमेर, राजस्व मंडल अजमेर, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पशुओं की गिनती की जाती है, गणना की जाती है प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार। लेकिन ऊंट के बारे में सवाल जो निकल कर आ रहे हैं कि विश्व की ऊंट पालक जाति, विश्व की ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जाति कौन सी बताई जाती है, कहां पाई जाती है? क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो विश्व की प्रसिद्ध ऊंट पालक जाति बताई जाती है आपके बद्दू। कौन सी जाति? बद्दू जाति बताई जाती है। किस देश के अंदर ये बद्दू जाति पाई जाती है? अरब देशों में। अरब देश के अंदर ये बद्दू जो ऊंट पालक बताए जाते हैं यहाँ पाई जाती हैं। अगर पूछ ले साथियों कि अरब देश में पाए जाने वाले ऊंट की विशेषता क्या देखने को मिलती है, तो यहाँ पर अपने जो यहाँ पर स्थित जो ऊंट पाए जाते हैं इनकी एक थुई है, लेकिन अरब देश में 2 थुई से ही ऊंट अपने पानी के शरीर के संपूर्ण पानी की रिकवरी कर लेता है। ऊंट एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है। चमड़ी मोटी होने के कारण पसीना कम होता है। हमने ये प्राइमरी क्लासों के अंदर जान लिया था। आगे बढ़ते हैं। तो अरब देश के अंदर बद्दू जो जाति है ये ऊंट पालक जाति कहलाती है। और बद्दू जो जाति है इनके खान पान में हर जगह ऊंटनी का दूध यूज में लिया जाता है। किसका? ऊंटनी का दूध यूज में लिया जाता है। बात ऊंटनी के दूध की भी कर लेते हैं। ऊंटनी का दूध, अब ऊंटनी का जो दूध है, ऊंटनी का जो दूध है यह इसके क्या फायदे बताए जाते हैं? तो ऊंटनी के दूध का दही नहीं बनता, दही नहीं बनता है ऊंटनी का दूध। अब ऊंटनी का दूध जो है ये किस रोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में प्रसिद्ध है? तो उस रोग का जो नाम हमें देखने को मिलता है वो है आपके शुगर। शुगर रोग जो है इसमें ऊंटनी का जो दूध है बहुत ही कारगर सिद्ध बताया जाता है। अब ऊंटनी जो है, ऊंटनी के दूध की जो डेयरी है ये राजस्थान में कहां पर लगाई गई? तो जगह का नाम बीकानेर। बीकानेर में ऊंटनी की डेयरी लगाई गई है, दूध की डेयरी। और अगर दूसरी जगह का नाम बताया जाता है तो बिलाड़ा जो क्षेत्र जोधपुर में पड़ता है, गांव का नाम है बींजवाड़िया। बींजवाड़िया जो है इसमें ऊंटनी के दूध की डेयरी स्थापित
की गई हैं। ज़्यादा समय तक ये ऊँटनी का दूध सही अवस्था में नहीं रहता है, फट जाता है, इसको जैसे निकाला और यूज कर लिया जाता है। अगर बात करें राजस्थान के अंदर ऊँट पालक जाति की तो नाम आता है रेबारी, जिन्हें स्थानीय भाषा में देवासी के नाम से भी जाना जाता है, जो बड़े पैमाने पर ऊंट को पालते हैं। और ऊंट जब ऊंट बीमार हो जाता है, क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो इनके जो तांती बांधी जाती हैं वो किस देवता की तांती बांधी जाती हैं भाई? ये सवाल कई बार सामने आया है। और तांती जो बांधी जाती है वो बांधी जाती है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ के नाम की तांती बांधी जाती है ऊंट के। और अगर पूछ ले ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक का देवता, उसे पाबूजी राठौड़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबूजी राठौड़ को। 2 लाइनें प्रस्तुत है कि अमरा नेरी आंख्या बरसी परनी जड़ने पाबू आया, राठौड़ पावना सोडा रहा, जब तीजे फेरे ने उठिया तो कड़जड़ करती देवड़ा। ये जो वाक्य हैं बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध वाक्य बताए जाते हैं। पाबूजी राठौड़, जिनकी घोड़ी का नाम बताया जाता है केसर कालमी। कौन सी? जिनके जीजा का जो जिक्र मिलता है जिंदरावल खींची। तो ये ऊंटों से संबंधित जो संपूर्ण जानकारी है मैंने आपके सामने रख दी। लेकिन अगर बात करें राजस्थान में ऊंटों की नस्लें, लगभग ऊंटों से संबंधित हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। तो राजस्थान में पाई जाने वाली ऊंटों की जो नस्लें हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ऊंटों की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, किसके द्वारा ये प्रसिद्ध हुए हैं। तो ऊंटों की अगर बात करें नस्लों की, ऊंटों की नस्ल की बात करें तो राजस्थान के अंदर ऊंटों की पहली नस्ल पाई जाती है नाचना जो नस्ल है, इन ऊंटों को ज्यादातर काम में लिया जाता है BSF सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों के द्वारा नाचना ऊंट को सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है, जिनकी बटालियन हमें जैसलमेर में सबसे प्रसिद्ध बटालियन BSF की देखने को मिलती है, बॉर्डर सीमा सुरक्षा बल जो बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरी नस्ल के बारे में। दूसरी नस्ल का नाम बताया जाता है गोमट। ऊंट की नस्ल ये कहाँ पाई जाती हैं? तो जगह का नाम फड़ौदी। लेकिन तीसरी जो नस्ल बताई जाती है ऊंट की, उस नस्ल का नाम बताया जाता है बीकानेरी नस्ल। अब बीकानेरी नस्ल जो है यह क्यों प्रसिद्ध है? तो बोझा ढोने के लिए यह ऊंट की नस्ल सर्वाधिक। और राजस्थान में पशु गणना में ऊंटों की गणना में सबसे ज्यादा जो नस्ल पाई जाती है, लगभग 50% बताई जाती है, वो बीकानेरी नस्ल बताई जाती है। तो एक पशु अर्थात लाइव स्टॉक पशुपालन के बारे में हमने जितनी जानकारी बनती थी उसके बारे में सविस्तार जानकारी ले ली है। ऊंट जो सही विकल्प बना था। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं बकरी के बारे में। गरीब की गाय कहलाती है बकरी। बकरी का मांस क्या कहलाता है? गाय का मांस क्या कहलाता है? ये कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो बकरी से संबंधित जानकारियां हम प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानकारी निकलती है बकरी के लिए कि बकरी जो जानवर बताया जाता है राजस्थान के अंदर या फिर बकरी जो पूरे भारत में पाई जाती है, कि बकरी का मांस क्या कहलाता है। तो बकरी का जो मांस है इसे चेवनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेवनी के नाम से जाना जाता है बकरी। और अगर पूछ ले कि राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध प्राचीन बकरी की नस्ल जो हमें देखने को मिलती हैं वो किस क्षेत्र की बताई जाती हैं, तो प्राचीन जो नस्ल हमें देखने को मिलती है वो है आपके मारवाड़ी। बकरी की मारवाड़ी जो नस्ल है
यह सबसे प्राचीन बताई जाती हैं राजस्थान के अंदर। और अगर पूछ ले बात राजस्थान की बकरियों की हो रही है तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहां पर पाई जाती हैं, न्यूनतम बकरियां कहां पर पाई जाती हैं, यह भी कई बार सवाल पूछा गया है। तो सर्वाधिक जो बकरियां हमें देखने को मिलती हैं साथियों वो हैं आपके बाड़मेर, और न्यूनतम जो बकरियां देखने को मिलती हैं वो हैं आपके धौलपुर। कहां पर? धौलपुर बताया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बकरियों से संबंधित जो सवाल बने हैं वो सर्वाधिक कौन कौन से सवाल बने हैं कि बकरियों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, बकरियों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी हमें देखने को मिलती है? तो नाम आता है जखराना। जखराना ये कहां पर पड़ता है? जखराना, तो जखराना पड़ता है बहरोड। बहरोड कहां पर पड़ता है? तो बहरोड जगह पड़ती है अलवर के अंदर। और कहा जाता है जखराना नस्ल के बारे में ये 3 से 4 लीटर दूध देती है। कितने लीटर? 3 से 4 लीटर दूध देती है। बकरियों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है जखराना। आगे बात करते हैं। इनके अलावा जो सवाल बने हैं कि बकरियों के अंदर सबसे सुंदर बकरी कौन सी है? सबसे सुंदर बकरी, तो बकरियों में सबसे सुंदर या सुंदरी बकरी जो है वह बताई जाती है बकरियों की नस्ल के अंदर, उसका नाम है बारबरी। बारबरी जो नस्ल है बकरियों के अंदर सबसे सुंदर नस्ल बताई जाती है। और अगर बात करें आगे अन्य क्वेश्चन की कि बकरियों में सबसे लांटी बकरी, बड़ी बकरी, सबसे बड़ी बकरी, सबसे बड़ी बकरी हाइट के साथ में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो नाम आता है जमुनापुरी। जमुनापुरी नस्ल जो है बकरियों की ये सबसे ऊंची नस्ल, बड़ी नस्ल की बताई जाती हैं। अब बात करें कि अगर बात करें कि बकरियों के अंदर जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काजरी संस्थान का नाम अपने सामने आता है, जो पशु और पौधों और एग्रीकल्चर से संबंध रखने वाला एक संस्थान बताया जाता है जो स्थापित है आपके जोधपुर के अंदर। कहां पर? जोधपुर के अंदर। अब काजरी संस्थान के द्वारा शिरोई की बकरी का संक्रमण करके बिट्टल बताई जाती है हरियाणा। हरियाणा की जो बकरी बताई जाती है बिट्टल, इन दोनों से जो संक्रमण करके जो बकरी उत्पन्न की गई है काजरी संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा, उसे मोडी बकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोडी बकरी के नाम से जाना जाता। जब भी संक्रमण किया जाता है तो उस नए बनने वाले जानवर के अंदर कुछ न कुछ कमी देखने को मिलती है, जैसे खच्चर। तो ये मोडी बकरी जो किसके द्वारा, किस संस्थान के द्वारा बनाई गई है? काजरी संस्थान के द्वारा प्रस्तुत की जाती, जो बनाई गई बकरी है उसे मोडी बकरी के नाम से जाना जाता है। और इस बकरी का और एक नाम, इसे शेखावटी बकरी के नाम से भी, शेखावाटी बकरी की नस्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बकरी से संबंधित 5 से 7 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सामने रख दिए हैं। और बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर आपके राजस्थान ज्योग्राफी से भी सवाल पुट होने वाले हैं, तो ज्योग्राफी में भी हमें पीछे नहीं रहना है। 2 विकल्प क्लियर कर लिए सविस्तार। आगे बढ़ते हैं गाय की तरफ। गाय का मांस क्या कहलाता है? कई बार अखबार पढ़ते हैं, पढ़कर छोड़ देते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता, क्योंकि गाय के मांस को हम जानते नहीं है। गाय का मांस को क्या कहते हैं? तो गाय का जो मांस है इसे बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? अखबार में खबर आई कि बीफ के कारण दंगा भड़का, लोग पढ़कर अखबार फेंक देते क्योंकि बीफ का अर्थ उन्हें पता नहीं है। तो गौ मांस जो है ये किस नाम से जाना जाता है? बीफ के नाम से जाना जाता है। अब राजस्थान के अंदर सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी बताई जाती है बकरी की? तो सर्वश्रेष्ठ जो नस्ल हमें देखने को मिलती है बकरी की, उसका जो नाम, बकरी नहीं, सर्वश्रेष्ठ नस्ल जो गाय की देखने को मिलती है उसका नाम है राठी। क्या नाम? राठी के नाम से इसे जाना जाता है। और राजस्थान के अंदर हरियाणवी हैं, मेवाती हैं, बहुत सारी आपके थार पारकर हैं, बहुत सारी गायों के बारे में जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। सबसे टेढ़ा क्वेश्चन आपके बीफ से संबंधित ही था। अब हम बात कर लेते हैं घोड़ा के बारे में कि भारत के अंदर सर्वाधिक घोड़े कहाँ पर पाए जाते हैं।
मैंने पहले क्लियर कर दी है कि आप इसके अंदर इंडिया जीके और राजस्थान जीके दोनों ही सॉल्व कर सकते हो। साथ ही जो प्रतिभागी बीएसटीसी और राजस्थान कांस्टेबल के अंदर भाग लेने वाले हैं उनके लिए यह बीएसटीसी एक वरदान साबित होगी, ये मेरा मानना है। सुनिए आप, भारत में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते, बात घोड़ों की हो रही है तो नाम आता है इनक्रेडिबल इंडिया, अर्थात टूरिज्म की दृष्टि से जिसे सर्वोत्तम बताया जाता है, अतुल्य भारत का जो नाम उन्हें मिला है J&K। जम्मू और कश्मीर में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, घोड़े पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, घोड़ों के बारे में बात हो रही है तो जिक्र आ जाता है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं बाड़मेर में। तो बात न्यूनतम की भी निकलती है, न्यूनतम घोड़े जो है राजस्थान में कहाँ पर पाए जाते हैं, ये कई बार सवाल पूछा गया था। तो राजस्थान में जो न्यूनतम घोड़े पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके बीकानेर में। कहाँ पाए जाते हैं, बीकानेर में न्यूनतम घोड़े पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एक सवाल पूछा गया था कि घोड़ों का तीर्थ स्थल, घोड़ों का तीर्थ स्थल, घोड़ों का तीर्थ स्थल के नाम से जो प्रसिद्ध स्थल बताया जाता है राजस्थान के अंदर, वह किस नाम से जाना जाता है, तो जगह का नाम बताया जाता है आलम जी का दौरा। आलम जी का दौरा, आलम जी का दौरा कहाँ पड़ता है, ये बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। जगह का नाम गुड़ामलानी, गुड़ामलानी बाड़मेर, जहां पर घोड़ों का तीर्थ स्थल के रूप में यह स्थल जगत विख्यात है। अब हम बात कर लेते हैं कि घोड़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो घोड़ों का प्रजनन केंद्र, घोड़ों का प्रजनन केंद्र राजस्थान में घोड़ों के प्रमुख रूप से प्रजनन केंद्र कौन कौन से बताए जाते हैं, तो इनमें सबसे पहले नाम आता है बिलाड़ा का, बिलाड़ा जहां पर घोड़ों का प्रजनन करवाया जाता है। नंबर 2, दूसरा जो नाम आता है घोड़ों के प्रजनन केंद्र के रूप में, हम घोड़ों की सविस्तार जानकारी ले रहे हैं। साथियों, घोड़ों के बारे में जो ये सवाल पूछे जाते हैं, कई बार कंपटीशन का हिस्सा बना है, तो दूसरा जगह बताया जाता है शिवाणा। शिवाणा दुर्ग के बारे में हमने जरूर पढ़ा है, जिसका नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद रखा था, जहां पर शातल देव ने केसरिया किया और रानी कुंभड़देव ने यहां पर जौहर व्रत को धारण किया था। नंबर 3, तीसरा जो प्रजनन केंद्र बताया जाता घोड़ों का मनोहर थाना, मनोहर थाना, मनोहर थाना तीसरा केंद्र बताया जाता है। कहाँ पड़ता है, तो मनोहर थाना पड़ता है झालावाड़ में। कहाँ पड़ता है, झालावाड़ में पड़ता है। बात करें चौथा जो घोड़ों का प्रजनन केंद्र हमें देखने को मिलता है वह है बाली, बाली पड़ता है पाली में। कहाँ पड़ता है, पाली। पांचवा जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है घोड़ों का प्रजनन केंद्र, उसे जालोर के नाम से जाना जाता है। जालोर जो इस भूगोल के लिए प्रसिद्ध है, घोड़ा जीरा के लिए प्रसिद्ध है। और छठा जो जगह है, वापस पुनः नाम आ रहा है पाली में, 2 जगह पर ये सेगमेंट स्थापित किए गए हैं। अंतिम 7वां जो जगह हमें देखने को मिलता है वह है चित्तौड़, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भी घोड़ों से प्रजनन का जो है ये क्या लगाया गया है, केंद्र स्थापित किया गया। अब हम बात करते हैं कि अगर बात पूछ ली जाए घोड़ों से संबंधित कि घोड़ों की जो नस्ल बताई जाती हैं उनमें गुड़ दौड़, वे घोड़े जो गुड़ दौड़ के लिए प्रसिद्ध हैं और वे घोड़े जो गुड़ सवारी के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा क्वेश्चन है, गुड़ सवारी के लिए घोड़ों की जो नस्ल है वो कौन सी बताई जाती है और गुड़ दौड़ के लिए जो बेस्ट नस्ल बताई जाती है वो कौन सी, तो गुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़ के लिए जो मालानी नस्ल बताई जाती है द बेस्ट बताई जाती है, और गुड़ सवारी के लिए जो नस्ल बताई जाती है उसे काठियावाड़ी घोड़ा कहा जाता है। काठियावाड़ी घोड़ा, काठियावाड़ी घोड़ों के नाम से जाना जाता है। अब
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में सबसे ज्यादा घोड़ों का आयात कहां से किया जाता था? तो भारत में सर्वाधिक घोड़ों का आयात किया जाता था तुर्क देश से। कहां से? तुर्किस्तान से घोड़ों का आयात किया जाता था। तो साथियों, हमने महा मैराथन क्लास के जरिए 4 क्वेश्चन जो हैं वो सविस्तार डिटेल सहित हमने क्लियर कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन इस महा मैराथन क्लास के जरिए आपके सामने जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो है आपके राजस्थान के चित्रकला से संबंधित। किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित। और इसमें भी नो डाउट लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके लिए निकलकर सामने आएंगे। क्वेश्चन क्या है सुनिए आप ध्यान से कि राजस्थान का श्वानों का चित्तेरा, राजस्थान का श्वानों का चित्तेरा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजस्थान में या राजस्थान का श्वानों का चित्तेरा। श्वानों का अर्थ यहां पर है कुत्ता। कुत्तों के सर्वाधिक चित्र बनाने वाला प्रमुख जो ख्यातिपूर्ण जो व्यक्ति बताया जाता, चित्रकार बताया जाता है, उसका सही विकल्प के माध्यम से आपको चूज करके अपना IQ चेक कर सकते हैं आप। तो जो 4 विकल्प इस क्वेश्चन के लिए रखे जा रहे हैं, पहला है आपके जगमोहन माथोड़िया। जगमोहन माथोड़िया ये ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आ रहा है आपके कैलाश चंद्र शर्मा। ऑप्शन सी जो आ रहा है आपके परमानंद चोयल। और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए जो आ रहा है वो है आपके नाम सौभाग्यलाल गहलोत। तो पुनः एक बार वापस क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। सुनिए कि राजस्थान का श्वानों का चित्तेरा, वह चित्रकार जिसने अपनी चित्रकला के अंदर कुत्तों का सर्वाधिक चित्र बनाया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही सटीक जो आंसर निकलकर सामने आ रहा है, आंसर है आपके जगमोहन माथोड़िया। ऑप्शन ए इज क्लियर। इसका ऑप्शन तो हमने देख लिया, लेकिन जगमोहन माथोड़िया जो श्वानों के चित्रकार रहे हैं, ये क्यों प्रसिद्ध हुए हैं? क्योंकि इनका जो नाम है यह लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। और इन्होंने जो चित्र बनाए हैं किसके? श्वानों के। कुल कितने चित्र हमें देखने को मिलते हैं? तो अकेले कुत्तों के इन्होंने 503 चित्र बनाए हैं, जिनके कारण इन्हें श्वानों का चित्तेरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विकल्प जो सामने आए किस प्रकार अपने आप क्षेत्र में प्रसिद्ध रहे थे, तो नाम आता है कैलाश चंद्र शर्मा जो चित्रकार रहे हैं राजस्थान के, तो ये जैनी चित्रकला शैली के जादूगर कहलाते हैं। जैनी चित्रकला शैली के जादूगर, जैनी चित्रकला शैली के जादूगर कौन कहलाते हैं? तो नाम आता है कैलाश चंद्र शर्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी में नाम आता है परमानंद चोयल, जिन्होंने अपनी चित्रकारी के अंदर सर्वाधिक जिस पशु के चित्र बनाए हैं वह है आपके भैंस। क्या नाम? भैंसों का चित्तेरा। क्या नाम? भैंसों का चित्तेरा के नाम से प्रसिद्ध जो चित्रकार नाम परमानंद चोयल के नाम से जाना जाता है। अंतिम जो विकल्प सौभाग्यलाल गहलोत,
यह अपने क्षेत्र में क्यों प्रसिद्ध हुए थे? तो सौभाग्यलाल गहलोत जो हैं, इन्हें नीड़ का चित्तेरा कहा जाता है। नीड़ का चित्तेरा, इन्हें नीड़ का चित्तेरा कहा जाता है। और नीड़ का अर्थ क्या होता है? द पेंटिंग ऑफ द बर्ड्स। इनके जो चित्रकारी हैं, सर्वाधिक पक्षियों के चित्र, सर्वाधिक पक्षियों के चित्र, सर्वाधिक चित्र किसके बनाए हैं? इन्होंने पक्षियों के चित्र बनाए हैं, जिसके कारण इन्हें नीड़ का चित्तेरा कहा जाता है। देखो 4 ऑप्शन अपने क्लियर हुए हैं कि वह चित्रकार राजस्थान का जिनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हैं, जो 503 चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं, स्पेशली श्वान यानी कुत्तों से संबंधित चित्रकला के लिए। तो नाम आता है जगमोहन माथोड़िया। नंबर 2, कैलाश चंद्र शर्मा, जिन्होंने चित्रकारी के क्षेत्र में अप्रतिम सौंदर्य का प्रदर्शन प्रस्तुत किया, और साथ ही इन्हें जैनी चित्रकला शैली का जादूगर कहा जाता है। नंबर 3, जिस चित्रकार ने अपने चित्रकला के अंदर भेषों का जो रूप है सबसे ज़्यादा संजोया है, नाम परमानंद चोयल। और अंतिम सौभाग्यलाल शेखावत, जिन्हें नीड़ का चित्तेरा भी कहा जाता है। 5 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, वह अपने एग्रीकल्चर से निकलकर सामने आ रहा है, खेती बाड़ी से निकलकर सामने आ रहा है। तो राजस्थान के कृषि से संबंधित भी एक सवाल पूछा जाना बहुत ही श्योर है। यह हर एक कंपटीशन के अंदर जगह बनाता है। तो भारतीय कृषि या राजस्थान की खेतीबाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन हमने लिया है इस मैराथन क्लास के अंदर, वह कौन सा क्वेश्चन बताया जा रहा है जो कृषि से संबंधित लिया गया? सुनिए आप, निम्न में से क्वेश्चन इस प्रकार हैं आपके सामने, निम्न में से केंचुआ पालन, निम्न में से केंचुआ पालन, निम्न में से केंचुआ पालन से संबंधित, केंचुआ पालन से संबंधित कृषि है, उसे किस नाम से जाना जाता है? विकल्प आपके सामने प्रस्तुत हैं। विकल्प ए, पहला विकल्प है आपके सेरिकल्चर। क्या नाम? सेरिकल्चर। विकल्प बी, दूसरा विकल्प इस क्वेश्चन के लिए केंचुआ पालन से संबंधित जो विकल्प आपके सामने आ रहा है वो है वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर। तीसरा जो विकल्प आपके सामने निकल कर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए वह है आपके वीटी कल्चर, वीटी कल्चर। और अंतिम जो विकल्प बन रहा है इस क्वेश्चन के लिए वह है आपके पीसी कल्चर, कल्चर, पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही सटीक आंसर होने वाला अर्थात वह खेतीबाड़ी जिसमें केंचुओं का पालन किया जाता है, जो खेतीबाड़ी कहलाती है, केंचुआ पालन के लिए जो इनमें से प्रमुख जो नाम कहलाता है वह सही ऑप्शन चुनना है अपने को। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही सटीक आंसर निकल कर सामने आ रहा है वह बताया जाता है आपके वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर के अंदर कंपोस्ट खाद बनाने के लिए केंचुआ पालन किया जाता है। किसके लिए? कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद के लिए, खाद के लिए क्या बनाया जाता है? वर्मी कल्चर के तहत केंचुओं को पाला जाता है। तो बात कर लेते हैं सेरिकल्चर क्या होता है, वीटी कल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं आपके सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जो है इसमें किसको पाला जाता है या फिर किन को पाला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेरिकल्चर के तहत रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, रेशम के कीट को पाला जाता है सेरिकल्चर के तहत। और रेशम के कीट जो हैं यह शहतूत की पत्तियां खाकर, शहतूत की पत्तियां, शहतूत की पत्तियां खाकर अपने शरीर के चारों तरफ एक कोया बना देता है, रोल बना देता है। किसका? रेशम के धागों का। और यह जो रेशम के धागे बन रहे हैं ये नेचुरल तरीके से बनाए जाने वाला एक रूप है रेशम के धागे। लेकिन रेयन
रेशम के धागों के द्वारा कृत्रिम रूप से भी रेशम तैयार किया जाता है। सर्वाधिक रेशम का जो प्रयोग, रेशम की जो देन है यह चीन से निकली। कहाँ से? चीन से निकली। चीन में सर्वाधिक रेशमी वस्त्रों का चलन एक समय हुआ करता था, जो भारत में भी बड़े पैमाने पर फैला था। बात करते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर अर्थात वह खेती-बाड़ी जिसमें अंगूर की खेती की जाती है, अंगूर की खेती की जाती है, उसे विटीकल्चर कहते हैं। सर्वाधिक अगर बात करें तो जगह का नाम आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का भी नाम आता है। साथ में जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर आदि क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर अंगूर की खेती की जाती है, उसे विटीकल्चर कहते हैं। देखो, वर्मी कल्चर, विटीकल्चर, सेरिकल्चर, तीनों के बारे में सविस्तार जानकारी ले ली। अंतिम बचा है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर किसे कहा जाता, किससे संबंधित है? तो मछलियों को पालना अर्थात मत्स्य पालन जो है यह पीसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। विभिन्न सारी जो परियोजनाएं हैं कृषि से संबंधित, इसमें सरकार के द्वारा निश्चित आय का भी एक प्रोत्साहन दिया जाता है, हेल्प की जाती है किसानों की। तो साथियों, हमने अपने ये जो मैराथन क्लास हैं इसके अंदर 6 क्वेश्चन जो हैं डिटेल सहित पूर्ण कर लिए हैं, और अंतिम क्वेश्चन हम जो लेने जा रहे हैं इस मैराथन क्लास के तहत वो मैंने लिया है भारतीय इतिहास से। भारतीय इतिहास से ये क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, अंतिम क्वेश्चन निकल कर आ रहा है इस मैराथन क्लास के लिए। और ये जो भारतीय इतिहास से निकल कर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो भारतीय इतिहास के किस चैप्टर से ये सवाल आपके लिए पुट होने वाला है? तो भारतीय इतिहास के अंदर भक्ति सूफी परंपरा से निकलने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, भक्ति काल। भक्ति सूफी परंपरा या भक्ति काल से पूछा गया शब्द ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बन रहा है आपके लिए, सुनिए आप, कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख, अच्छा क्वेश्चन है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? किस उपनिषद? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस उपनिषद में देखने को मिलता है? किस उपनिषद में भक्ति परंपरा का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपके विकल्प तैयार किए गए हैं, पहला उपनिषद जिसका नाम बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद ऑप्शन बी। दूसरा जो ऑप्शन आपके सामने निकल कर आ रहा है वो है आपके श्वेताश्वर उपनिषद। तीसरा जो उपनिषद का नाम आपके सामने आ रहा है विकल्प सी के माध्यम से, उसका नाम है मुंडको उपनिषद। और अंतिम जो विकल्प बन रहा है आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए वो है आपके जैमिनी उपनिषद। अपने आप में ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर भारतीय जीके की दृष्टि से देखा जाए इनको, तो क्वेश्चन कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में पढ़ने को मिलता है, बहुत कम गाइड हैं जिसके अंदर ऐसे सवाल निकलकर सामने आते हैं अपने लिए। और अगर ऐसे एवरेज 5 क्वेश्चन अगर किसी कंपटीशन में आ जाए तो अपना बंटा धार हो जाए। इसलिए मैंने अपनी जो आगामी क्लासें थी, जो पिछली क्लासें ली थी मैंने, उसके अंदर आपसे एक अनुरोध किया कि कट हार्ड विद डीपली, शत्रु को खत्म करो गहराई के साथ में, जिसके कारण अगर हम गहराई से तैयारी करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर सॉल्व हो जाएंगे। तो शुरू करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही सटीक जो आंसर बना है वह है आपके बी। श्वेताश्वर उपनिषद वह उपनिषद है जिसमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है भक्ति का। किसका? सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति का पढ़ने को मिलता है। अगर पूछ ले साथियों की भक्ति का
जन्म भक्ति का उत्पत्ति भारत में किस क्षेत्र से हुई? तो सुनिए आप कि भक्ति का जन्म हुआ द्रविड़ देश से और कुछ समय पश्चात भक्ति द्रविड़ देश से आगे बढ़ी, गुजरात में रही, सौराष्ट्र प्रांत से लांग कर उत्तर भारत में आई और उत्तर भारत में आते आते भक्ति जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई थी। तो भक्ति काल का सूत्रपात कहाँ से बताया जाता है? द्रविड़ देश से बताया जाता है। सर्वप्रथम किसमें पढ़ने को मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर हमें भक्ति के बारे में जानकारी पढ़ने को मिलती है। चारों उपनिषद जो हैं इनकी सविस्तार जानकारी आपके सामने रख देता हूं, लेकिन उपनिषद का अर्थ क्या होता है सुनिए आप। गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। टोटल 108 इंपॉर्टेंट उपनिषद बताए जाते हैं, जिनमें सर्व प्रमुख जो इंपॉर्टेंट उपनिषद बताए जाते हैं वो है 11वां जो इंपॉर्टेंट 10 के अलावा जो 11वां इंपॉर्टेंट उपनिषद बताया जाता है वो श्वेताश्वर उपनिषद के नाम से जाना जाता है। अब श्वेताश्वर उपनिषद जो है इसमें और हमें क्या उल्लेख पढ़ने को मिलता है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का उल्लेख भगवान शिव का उल्लेख हमें किस उपनिषद में पढ़ने को मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद। शिव को किस रूप में यहां पर वर्णित किया गया है? तो शिव को कहा गया है महादेव। क्या कहा गया? महादेव के नाम से व्यक्त किया गया है इस उपनिषद के अंदर। तो बात कर लेते हैं अन्य उपनिषदों की। तो अन्य उपनिषदों के अंदर नाम आता है मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद में हमें क्या जिक्र पढ़ने को मिलता है? तो मुंडकोपनिषद में हमें सत्यमेव जयते का वर्णन हमें मुंडकोपनिषद के अंदर पढ़ने को मिलता है। और अगर बात करें जैमिनी उपनिषद तो इसमें वैदिक कालीन ग्रंथ उपनिषद जो है इसमें जैमिनी उपनिषद में हमें धातु का वर्णन पढ़ने को मिलता है। किसका वर्णन है? धातु का वर्णन पढ़ने को मिलता है। धातु को क्या कहा जाता है? तो धातु को अयस कहा जाता है। पूछ ले कि लोहे के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है जैमिनी उपनिषद में? तो लोहे को कहा जाता था कृष्ण अयस। और अगर पूछ ले कि तांबा जो है तांबे के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता था धातु के तौर पर? तो नाम आता है श्याम अयस। क्या नाम? श्याम अयस से व्यक्त किया जाता है धातु को, तांबा धातु को। तो धातुओं का वर्णन जैमिनी उपनिषद, सत्यमेव जयते का वर्णन मुंडकोपनिषद, भक्ति का वर्णन श्वेताश्वर उपनिषद, साथ ही शिव का उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में हमें बड़े पैमाने पर पढ़ने को मिलता है। साथ ही ईश्वर स्तुति जिसमें सगुण भक्ति द्वारा प्लस निर्गुण भक्ति द्वारा आदि का वर्णन भी हमें श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर पढ़ने को मिलता है। बात करें अगर बृहदारण्यक उपनिषद की तो बृहदारण्यक उपनिषद जो अपने आप में ख्यातिपूर्ण है, सबसे विशाल उपनिषद, सबसे विशाल उपनिषद कौन सा देखने को मिलता है? तो नाम आता है आपके बृहदारण्यक उपनिषद। और पूछ ले बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसके प्रवक्ता को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रवक्ता कहलाता है याज्ञवल्क्य के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इसमें वर्णन क्या पढ़ने को मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन पढ़ने को मिलता है ओम व पुनर्जन्म का उल्लेख। ओम व पुनर्जन्म का उल्लेख हमें किस उपनिषद के अंदर पढ़ने को मिलता है? तो नाम आता है आपके बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर यह हमें पढ़ने को मिलता है। और अगर बात करें कि सर्वप्रथम किस ग्रंथ के अंदर
भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है तो नाम आता है आपके भागवत गीता। और भक्ति काल के अंदर सबसे पहला भक्ति संप्रदाय हमें कौन सा देखने को मिलता है? वैष्णव संप्रदाय, और इसके अग्रता थे आपके रामानुजाचार्य। दूसरा बताया जाता है आपके वैष्णव संप्रदाय और इसके प्रणेता बताए जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। तीसरे बताए जाते हैं वल्लभाचार्य, जिनका जो शाब्दिक धार्मिक जो शब्द देखने को मिला अभी हमने बात की थी, श्री कृष्ण शरणम मम। और चौथा और अंतिम जो संप्रदाय देखने को मिलता है रामानंदी संप्रदाय देखने को मिलता है, जो निर्गुण भक्ति के राम को पूजने वाले बताए जाते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ली गई ये जो संपूर्ण मैराथन क्लास जो एनवीरा प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके सम्मुख प्रस्तुत की गई, इसके अंदर संपूर्ण इंटरेस्ट सहित आपने भाग लिया है। धन्यवाद।